रिपोर्ट में बात करते हैं विनेश फोगाट की। पेरिस ओलंपिक से रेसलर विनेश फोगाट ने मंगलवार को 3 पहलवानों को चित्त कर दिया था। इससे पहले कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतती, उन्हें ओवरवेट के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। मंगलवार के दिन रेसलर विनेश फोगाट ने एक के बाद 3 रेसलरों को पटखनी देते हुए गोल्डन मेडल की तरफ कदम बढ़ाया था। इससे पहले कि ये सपना सच होते हुए पूरा देश देखता, पेरिस ओलंपिक से बेहद ही बुरी खबर आई है। पूरा देश विनेश की उपलब्धियों पर फूला नहीं समा रहा था, लेकिन इससे पहले कि विनेश गोल्डन का तमगा गले में पहनती, उनके साथ साथ उनके हर प्रशंसक का दिल टूट गया। रेसलर विनेश फोगाट को महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती इवेंट के फाइनल से पहले वजन ज्यादा पाए जाने की वजह से पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश ने अपनी मां से बात की थी, जिसमें उन्होंने अपनी मां से गोल्डन लाने का वादा किया था। विनेश ने ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारत महिला रेसलर बनकर इतिहास रच दिया था, लेकिन उनकी मेहनत के आड़े एक नियम आ गया, जिसकी वजह से उनके हाथ आया मेडल निकल गया। उनके गांव में भी निराशा देखी जा रही है। फाइनल से पहले विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। IOA के मुताबिक विनेश फोगाट को महिला कुश्ती के 50 किलो वर्ग से अयोग्य घोषित किया गया। पूरी रात टीम की भरसक कोशिश के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलो से ज्यादा पाया गया। भारतीय दल ने ओलंपिक अधिकारियों से विनेश के वजन को सामान्य लाने के लिए समय देने का अनुरोध भी किया था, लेकिन ये मांग भी ठुकरा दी गयी। 150 ग्राम वजन फालतू ज्यादा रह गया, इसका डिस्क्वालीफाई होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इंडियन साइड ने अपनी तरफ से जो कोचेस थे उन्होंने कुछ कोशिशें की? क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल्स के हिसाब से तो ये हो गई, रूल के हिसाब से। इसमें सही गलत की बात नहीं रहती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि रूल्स का इसके अंदर पूरा हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल रूल का हवाला। अभी मैं जानता हूँ कि आपके लिए बड़ा मुश्किल क्षण है ये, क्योंकि उस गोल्ड पदक तक इतने नजदीक पहुंच के डिस्क्वालीफाई होना एक बहुत बड़ा झटका है। आपकी आंखों में आंसू, आप ऑलरेडी इतने परेशान नजर आ रहे हैं। अब क्या आगे के लिए क्या रहेगा रणनीति? बस आगे के लिए तो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने विनेश की हौसले अफजाई की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। विनेश के पास गोल्डन मेडल जीतने का मौका था, लेकिन अब वह सिल्वर मेडल से भी चूक गई हैं। विनेश के फैंस के लिए ये भी तगड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विनेश फोगाट के अयोग्य करार दिए जाने का मुद्दा संसद में भी उठा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आपको वो भी दिखाते हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा
भी अभी पेरिस में है। प्रधान कहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर पड़ रहा है। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू बहुल इलाकों से लगातार हत्या, आगजनी और लूटपाट की खबरें सामने आ रही हैं। हिंसा के बीच हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और उनकी संपत्तियों में आगजनी की खबरें आ रही हैं। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को चुन चुन कर उन पर हमला किया जा रहा है। যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো পলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা, ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बांग्लादेश चैप्टर की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के 39 जिलों में हिंदुओं को बनाया गया निशाना। घरों से लेकर मंदिरों तक में तोड़फोड़, आगजनी और लूट। हिंदू नेताओं की हत्या की गई है और उनके घरों को जलाया गया है। राजनीति से जुड़े हिंदू नेताओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू महिलाओं को अगवा करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं के हालात पर भारत में भी चिंता जाहिर की जा रही है। धर्म गुरुओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसी संस्थाएं भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रही हैं। साथ ही सरकार से मांग भी कर रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं। उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वहाँ की सेना से, इस समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हिंदू ही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा 7.95% अल्पसंख्यक हिंदू ही हैं। इसके बाद बौद्ध और ईसाई आते हैं। तख्ता पलट के बीच जारी हिंसा के बीच बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय अब स्वदेश लौटने लगे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का असर इनके चेहरे पर साफ पड़ा जा सकता है।
बांग्लादेश में तख्तापलट की साजिश में ISI का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले सुनियोजित और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के संबंधों पर भी दिखाई देगा। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए News 18 राजस्थान। गुस्सा सिस्टम के खिलाफ, फिर शिकार हिंदू अल्पसंख्यक क्यों? शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से राजधानी ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई। 2 हिंदू पार्षदों की हत्या की खबर है। काजल रॉय के अलावा रंगपुर जिले में अवामी लीग के हराधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक हराधन रॉय को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और इसके साथ ही बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए। पंचगढ़ में हिंदुओं के घरों में लूटपाट के बाद तोड़फोड़ की गई। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने कई मंदिरों पर भी हमला किया। कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। जब देश का प्रधानमंत्री को अपने आवास को छोड़कर भागना पड़ा, हमारे एक मंदिर में भी बम फेंका गया। वहाँ के डेटीज हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल कोई नया है। जिस बांग्लादेश में जो 1947 में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की आबादी 22% थी, वो साल दर साल घटते हुए 2022 में महज 7.9% रह गई। ये आंकड़े कहते हैं कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन शेख हसीना की सरकार में सरकारी स्तर पर हिंदुओं को थोड़ी बहुत राहत मिलती रही। पर अब बांग्लादेश में भी हिंदुओं के हालात पाकिस्तान जैसे होने का डर सता रहा है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जमात, कट्टरपंथी चेहरा, आंदोलन सिर्फ मोहरा। हसीना के जाते ही खूनी खेल शुरू। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी माहौल ठंडा नहीं हो रहा है। हर तरफ आगजनी, हमले, लूटपाट और हत्याओं का दौर चल रहा है। जिसे जो जहां मिल रहा है उसे ही लूट कर भाग रहा है। कानून व्यवस्था धराशायी है। लेकिन जो सबसे डरावनी कहानी है वो ये कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जिसका डर था, बीते 24 घंटे में वही हो रहा है। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है। बहुत प्रॉब्लम है। भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त जो भी हालात बने हुए हैं उनके पीछे 2 बेगमें यानी शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच बगावत की कहानी है। और इसी कहानी की वजह से बांग्लादेश की सड़कें अराजकता की आग से धधक उठी। इस रिपोर्ट में देखते हैं। पुरानी अदावत, वर्चस्व की जंग, दबदबे की होड़ और हिंसा की आग में धधकता बांग्लादेश। एक पुरानी कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती।
बांग्लादेश में अक्षरशः यही कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच अदावत, वर्चस्व और दबदबे की होड़ ने देखते ही देखते हैप्पी इंडेक्स वाले बांग्लादेश को बगावत की आग में झोंक दिया। आखिर क्यों दो बेगमों की सियासी जंग में फंसे बांग्लादेश में ये उबाल आया, इसे समझने के लिए हमें शेख हसीना और खालिदा जिया के कद और कहानी को समझना होगा। दरअसल ये दोनों बांग्लादेश की राजनीति के दो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं। बांग्लादेश अवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया। बांग्लादेश की राजनीति इन्हीं दोनों कद्दावर नेताओं के बीच झूलती है। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और बंगबंधु कहे जाने वाले पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जबकि खालिदा जिया पूर्व सैन्य अधिकारी और राष्ट्रपति जियाउर रहमान की बेगम है। दोनों रसूखदार परिवारों से हैं और अपने अपने परिवारों की सियासत को आगे बढ़ा रही है। राजनीति में एंट्री की बात करें तो खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों की एंट्री एक बड़ी त्रासदी के बाद हुई। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आजादी का श्रेय दिया जाता है। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद वे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन 1975 में उनकी घर के अंदर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को सैन्य अफसरों ने अंजाम दिया था। इसमें शेख मुजीब के साथ उनकी पत्नी और 3 बेटे भी मारे गए थे। केवल शेख हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना ही बची थी, जो उस वक्त देश से बाहर थी। कुछ ऐसी ही कहानी खालिदा जिया के साथ भी जुड़ी है। खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान एक प्रमुख मिलिट्री कमांडर और आजादी संग्राम के हीरो थे। शेख मुजीब की हत्या के बाद उन्होंने देश का शासन संभाला। वे 1977 में राष्ट्रपति बने और 4 साल बाद 1981 में उनकी भी सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई। इसके बाद बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख मोहम्मद इरशाद ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इरशाद को हटाने के लिए हसीना और जिया दोनों साथ आई और जीत भी हासिल की, लेकिन इरशाद के हटने के बाद वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बांग्लादेश के पहले सैन्य तानाशाह जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया जब 1991 में पहली बार सत्ता में आई तो उनके ऊपर शेख हसीना की अवामी लीग के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कार्रवाई करने का आरोप लगा। बाद में जब हसीना की सरकार आई तो उनके ऊपर भी खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के ऊपर ऐसी ही कार्रवाई का आरोप लगा। इस लड़ाई में आखिरकार खालिदा जिया को जेल जाना पड़ा, जिसका असर बांग्लादेश की सियासत में ये हुआ कि खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच राजनीतिक उठापटक को बैटल ऑफ बेगम कहा जाने लगा और यही तस्वीर इस वक्त बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, क्योंकि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट में खालिदा जिया की भी भूमिका बताई जा रही है। बीते 10 सालों में देश के नरेंद्र मोदी सरकार ने एविएशन सेक्टर में नए आयाम गढ़ने का काम किया है। एविएशन सेक्टर पर इसी फोकस की वजह से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कैसे हुआ एविएशन सेक्टर का कायाकल्प? नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। 10 सालों में कैसे बदल गई हवाई अड्डों की तस्वीर? सफलता की कहानी एविएशन सेक्टर की जुबानी। ये बदलते हुए नए भारत की तस्वीर है।
जहां विमान परिवहन का सिस्टम बीते 10 सालों में इतनी तेजी से बदला है। OAG यानी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के मुताबिक अप्रैल 2024 में भारत 1.56 करोड़ सीटों की क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया, जबकि 10 साल पहले तक 80 लाख सीटों की क्षमता के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार था। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। एविएशन सेक्टर में आए इस क्रांतिकारी बदलाव की बानगी को ऐसे ही समझा जा सकता है कि मोदी सरकार के एक दशक में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है। जनवरी से मई 2024 के बीच आए डेटा के मुताबिक घरेलू एयरलाइंस के जरिए 6 करोड़ 61 लाख 42 हजार लोगों ने अपना सफर तय किया। ये आंकड़े पिछले साल की तुलना में 3.99% ज्यादा थे। इसके अलावा इस वक्त देश के 66 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिन्हें ग्रीन एनर्जी के जरिए चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, डिजी यात्रा पॉलिसी के जरिए उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की काफी मुश्किलों को आसान कर दिया है। साथ ही एविएशन सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान।